हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है अपोप्टोसिस या फिर अपोप्टोसिस, हम जो भी कहें, ठीक है। इससे पहले हम इसी से रिलेटेड सेल इंजरी का लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसमें मतलब इसका हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे, क्योंकि उसमें हमने सेल अडेप्टेशन और उससे रिलेटेड हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक है अपोप्टोसिस। इसके बाद हम नेक्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, ये सब हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अपोप्टोसिस होती क्या है? अपोप्टोसिस होती है फॉलिंग ऑफ, ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, मतलब अपना उसने अपना साइकिल पूरा किया, अपनी एज पूरी करी और फिर वो अपने आप ही शेड कर जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स को खुद ही डेथ के प्रोसेस में जाना पड़ता है, ठीक है। जब तक वो डेथ के प्रोसेस, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। या अगर जैसे किसी सेल में इंजरी हो जाती है और वो ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उससे बेटर है सेल खुद ही अपनी डेथ, मतलब डेथ के प्रोसेस में चली जाए, ठीक है। जैसे हम वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में ऐसा हो गया कि इंजरी हो गई और सेल को डेथ के मतलब डेथ के जोन से गुजरना पड़ेगा, मतलब जो भी है, ठीक है। तो उसको खुद की अपनी डेथ करानी होगी। ये हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा मतलब अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो सेल बनी रहेगी, इन्फेक्टेड या इंजर्ड सेल बनी रहेगी, तो हमारी और सेल को भी हार्म पहुंचा सकती है। इससे बेटर है वो अपोप्टोसिस के प्रोसेस में चली जाए और उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाए और वो दूसरे सेल्स को हार्म ना पहुंचाए, इन्फेक्ट ना करे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अब यही है कि है ना, जैसे एम्ब्रियो में हम जब जब हम ग्रो करते हैं, जब बेबी ग्रो करता है, ठीक है, फीटस, तो क्या होता है कि उसके सारे पार्ट्स हाथ पैर ना जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े होंगे। अपोप्टोसिस के चलते ये सब हमारी उंगलियां, पैर जो हैं, वो सब ना अलग हो जाती हैं। वैसे ये जुड़े होते हैं, अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें ये एक्सेस सेल निकाल दी जाती हैं, ठीक है। तब ये सब हाथ पैर जो हैं और हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो अलग अलग स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हम फिजियो में भी पढ़ चुके हैं, हर एक मतलब अपोप्टोसिस पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही हम पढ़ते हैं, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब इसे हमारी बॉडी खुद ही प्रोग्राम करती है और अपने आप ही डेथ कराती है सेल की, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट होता है, एनर्जी लेता है, ठीक है। डिजाइन टू एलिमिनेट अनवांटेड होस्ट सेल। एलिमिनेट किया, मतलब ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि होस्ट सेल को ना एलिमिनेट किया जाता है, मतलब उसे नलिफाई किया जाता है, उसे हटाया जाता है, ठीक है। थ्रू एक्टिवेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट। एक प्रोसेस चलेगा, एक इवेंट चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये होगा, मतलब स्टेप्स चलेंगे, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। इट अफेक्ट सिंगल और मल्टीपल ग्रुप ऑफ द सेल। ये अपोप्टोसिस जो है वो है ना, वो या तो एक सिंगल सेल में भी हो सकता है और मल्टीपल ग्रुप ऑफ द सेल में भी हो सकता है। कॉजेज अगर हम देखें, फिजियोलॉजिकल अपोप्टोसिस और पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अपोप्टोसिस में वही जो हमने पढ़ा, रिमूवल ऑफ एक्सेस सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल, ठीक है, हार्मफुल सेल को रिमूव कर देता है। और सेल डिटेक्शन इन प्रोलिफरेटिंग सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में ऐसा होता है। एंडोमेट्रियल सेल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक करती है, तो वो अपोप्टोसिस के ही मतलब उसे अपोप्टोसिस में देखा जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस हम देखेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, न्यूप्लास्टिक सेल का एलिमिनेशन भी अपोप्टोसिस के प्रोसेस से होता है, ठीक है। न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसरस सेल। एलिमिनेशन ऑफ सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, वायरस से कोई भी सेल इन्फेक्टेड होगी तो वो अपोप्टोसिस के प्रोसेस से एलिमिनेट होगी। और एलिमिनेशन ऑफ सेल विद डैमेज डीएनए बाय रेडिएशन, हाइपोक्सिया, एंटी कैंसर ड्रग। किसी भी ड्रग से या हाइपोक्सिक कंडीशन या रेडिएशन, किसी की भी वजह से अगर सेल डैमेज हो रही है, डीएनए डैमेज हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी को मतलब हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से हम अपोप्टोसिस का प्रोसेस कराएंगे और उसको सेल को रिमूव कराएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी कराएगी, मतलब ग्राफ्ट वर्सेस हॉट डिसीज, मतलब इसमें भी अपोप्टोसिस होती है, ठीक है। जब हमें ना कोई नया ऑर्गन लाएंगे, है ना, तो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट करने, मतलब अपना रिस्पॉन्स देगी जो भी है, ठीक है। तो वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी और जो भी हमारी बॉडी के लिए सुइटेबल होगा वो वाला प्रोसेस चलाएगी, जिसमें अपोप्टोसिस भी होता है, ठीक है। अपोप्टोसिस यही है कि हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल होता है। सेल रिमूवल होती है, जो भी मतलब सेल रिमूव होती है हमारी, सिर्फ मतलब इसलिए कि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए वो मतलब हमारी बॉडी के लिए वो अच्छे काम के लिए होती है, ठीक है। ये जो अपोप्टोसिस है, अब हम इसके देखेंगे अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कह लें या फिर पैथोजेनेसिस कह लें या फिर वो जो साइकिल चलती है, इवेंट चलता है, वो कह लें, ठीक है। तो ये 4-5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वो अपोप्टोसिस ना इनिशिएट होगी। अब कुछ भी चीज़ होगी तो उसको इनिशिएट करने के लिए कोई हमें एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। एजेंट चाहिए होगा, फिर उसके बाद स्टेप 2 में इनिशिएशन होगा। जैसे हमें बस ये होता है कि हमें कोई सुबह जगा दे, फिर बाकी के काम हम कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा उसका, मतलब हमें जगाना, मतलब इनिशिएटर, फिर हम मतलब बाकी के काम खुद ही कर लेंगे, तो इनिशिएशन। अब उस काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर उसके बाद मतलब वो पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल तैयार हो रही है ना, अपोप्टोसिस
बेसिकली फिर आगे जाके वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब फिर एक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें दो पाथवे चलते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक चलेगा या इंट्रिंसिक चलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एग्जीक्यूशन होगा उसका, मतलब एक्टिवेशन होगा, उसके जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होंगे, फिर आगे वो फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेप ऑफ अपोप्टोसिस। स्टेप 4 में क्या हो रहा है, क्या है ना, सबस्ट्रेट इज क्लीव्ड, मतलब एक्टिवेशन के बाद फिर क्या होगा कि वहाँ पे ना वो क्लीवेज, मतलब वो होने लग जाएगा, जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, क्या होगा, क्या है ना, न्यूक्लियर जो डीएनए है वो टूटने लग जाएगा, ब्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, मतलब ये सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। और इसके मतलब स्टेप्स हैं, डीएनए टूटेगा, फिर है ना क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होगा, ये सब होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो इसमें है ना 5 स्टेप्स कह लें या 4 स्टेप्स, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, देखिए। इनिशिएटर आएंगे, ठीक है, इनिशिएटर आके फिर वो इनिशिएट करेंगे। इनिशिएशन में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा, उसके बाद क्या है, एक्टिवेशन होगा ऑफ एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस, मतलब एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन मतलब आगे के प्रोसेस को चलाना, एक्टिवेट करना, ठीक है। तो ये हमारे इनिशियल स्टेप में आ जाएगा। स्टेप 4 में अगर हम देखें तो फिर मतलब अब उसके बाद क्या होगा, सेल को डैमेज, मतलब सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी। सेल की डेथ कैसे होगी, डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब है ना अपना खुद को, मतलब खुद की आइडेंटिटी लूज करने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। फैगोसाइटोसिस ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी वाली चीज़ है, ठीक है। स्टेप 5 में फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। अब चाहे आप इसको इनिशियल स्टेप ऑफ अपोप्टोसिस, मतलब पहले इनिशिएटर ऑफ अपोप्टोसिस, फिर स्टेप 2 में इनिशियल स्टेप ऑफ अपोप्टोसिस, और फिर फाइनल स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप 1 में इनिशिएटर ऑफ अपोप्टोसिस का मतलब क्या है, ठीक है। सारी की सारी सेल्स में ना मैकेनिज्म होता है सेल सर्वाइवल का, या फिर है ना सेल डेथ का, ठीक है। सेल है उसका ना, उस पे सब में है ना, सब में एक खासियत होती है कि वो उनको सर्वाइव करना है, सेल डेथ कब करनी है, उनमें एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि विड्रॉवल ऑफ नॉर्मल सेल सर्वाइवल सिग्नल, ठीक है। सिग्नल्स होते हैं, मतलब है ना, जैसे अगर सेल डेथ होने वाली है तो फिर क्या होगा कि जो भी सिग्नल्स होते हैं नॉर्मल सेल सर्वाइव करने के, ठीक है। जैसे अब वो कोई सेल जिंदा है, ठीक है, सेल जिंदा है तो फिर उसको हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस, ये सब जो है रिलीज होते रहेंगे, और वो है ना सेल अपने आप, मतलब नॉर्मल तरीके से सर्वाइव करती रहेगी। लेकिन क्या होगा, जब उसका डेथ का टाइम आ गया है तो है ना हार्मोन्स भी खत्म हो जाएंगे, ग्रोथ फैक्टर भी खत्म हो जाएंगे, साइटोकाइंस और जो भी उसके सर्वाइव करने वाली चीज़ है, खाना पीना सब छीन लिया जाएगा, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। तो इसकी जो जिंदा रहने की चीज़ें हैं सब विड्रॉ हो जाएंगे, सब है ना, मतलब उसको मिलना बंद हो जाएगा, और फिर सेल को सिग्नल मिल जाएगा कि उसका डेथ का टाइम आ गया है, तो फिर वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें एजेंट ऑफ सेल इंजरी, अब क्या है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया कि है ना, चलिए हार्मोन विड्रॉ हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो एक नॉर्मल मतलब फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब पैथोलॉजी में देखें तो कोई हीट की वजह से अगर सेल डैमेज हो गई है, या रेडिएशन की वजह से, या फिर टॉक्सिन की वजह से सेल डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से भी मतलब वो एक इनिशिएटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। इनिशिएटर क्या है, अगर है ना, इनिशिएटर अगर हम फिजियोलॉजी में देखें, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, तो साइटोकाइंस का विड्रॉ हो गया, हार्मोन्स का विड्रॉ हो गया, ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉ होने लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ऐसे ही हम इसमें देखें हीट, रेडिएशन, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये एक इनिशिएटर की तरह काम करेंगी, मतलब एक सिग्नल पहुंच गया सेल को, बॉडी को, कि हाँ इस सेल की डेथ होने वाली है, ठीक है। मतलब अब हमें इवेंट चलाना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब क्या है, इनिशिएटर तो हो गया, मतलब अब क्या है कि हमें एक सिग्नल मिल गया। अब हम देखेंगे इनिशियल स्टेप ऑफ अपोप्टोसिस, जिसको हम इनिशिएशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें दो हम पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे, या फिर हम कहें उसको माइटोकॉन्ड्रियल सेल डेथ, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। सेल डेथ इज एक्टिवेटेड बाय कैस्पेजेस। सेल डेथ का जो एक्टिवेशन होता है वो कैस्पेजेस से होता है। कैस्पेजेस की फुल फॉर्म है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएजेस, जिसको हम कैस्पेजेस बोलेंगे। सी फॉर सिस्टीन, ए एस फॉर एस्पार्टेज, ठीक है। ए एस सी फॉर मतलब प्रोटीएज का ए एस सी जो है वो मतलब यहाँ पे, ठीक है, कैस्पेजेस में इसकी फुल फॉर्म है। तो जो सेल डेथ है वो किसकी वजह से किससे एक्टिवेट होती है, कैस्पेजेस की वजह से। अब कैस्पेजेस को भी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेल डेथ कराएंगे। अब हमारी बॉडी में कैस्पेजेस प्रेजेंट है, हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेल डेथ का प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब सेल डेथ का मतलब डीएनए वगैरह तोड़ेंगे। तो देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट होते हैं ये कैस्पेजेस। 2 टाइप के होते हैं, एक इनिशिएटर कैस्पेजेस और एक होते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। इनिशिएटर कैस्पेजेस आपको ये याद रखना पड़ेगा 2, 8, 9, 10। एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस 3, 6, 7, ठीक है। तो हमें ये एक्टिवेट करवाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके सेल डेथ का प्रोसेस शुरू होगा। ऑल कैस्पेजेस आर इन इनएक्टिवेट फॉर्म, ठीक है, कॉल्ड
प्रोकैस्पेजेस, सारे कैस्पेज, ये जो कैस्पेजेस हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रोकैस्पेजेस। इनिशिएटर कैस्पेजेस एक्टिवेटेड बाय इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ये जो कैस्पेजेस हैं कैसे एक्टिवेट होंगे, इन दो पाथवे से। एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस आर एक्टिवेटेड बाय इनिशियल कैस्पेजेस। अब क्या है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये एक्टिवेट होके फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसी को एक्टिवेट करना है, ठीक है, बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे एक्टिवेट होता है और इंट्रिंसिक पाथवे हम अलग पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक में हम देखेंगे कि है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेथ रिसेप्टर फिर क्या होता है, बाइंड होते हैं लाइगेंड से, ठीक है। डेथ रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे फास हुआ, हम वो बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, FAS फास बोलते हैं हम उसको। डेथ रिसेप्टर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, डेथ रिसेप्टर जैसे कि फास, ठीक है, ये डेथ रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब क्या है, फास्ट ना लाइगेंड से बाइंड होगा, उसको हम बोलेंगे फास्ट लाइगेंड। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा डेथ रिसेप्टर, ठीक है, वो सॉरी फास्ट लाइगेंड, ठीक है। यहाँ पे आके डेथ रिसेप्टर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, बाइंड टू द लाइगेंड। ये हो गया लाइगेंड, ये हो गया हमारा डेथ रिसेप्टर जैसे कि फास्ट, तो ये हो गया फास्ट और ये हो गया FASL मतलब फास्ट लाइगेंड, जो कि इससे बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इसमें ना कुछ चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, जिससे कि है ना 3 to 4 फास्ट मतलब या फिर डेथ रिसेप्टर आके इससे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुए, तो जो फास्ट है वो है ना वो 3 to 4 मतलब 3 to 4 क्वांटिटी में आके इससे जाके बाइंड हो गए हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हो गया हमारी सेल मेम्ब्रेन, और डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट है, डेथ रिसेप्टर को हम फास्ट बोलेंगे। अब फास्ट है तो उसे बाइंडिंग के लिए भी तो कोई चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे फास्ट लाइगेंड। फास्ट लाइगेंड से जाके वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है। एक जाके बाइंड हुआ तो है ना उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए तो फिर 3 to 4 फास्ट और जाके जुड़ गए उससे, जिसको हम बोलेंगे डेथ डोमेन, ठीक है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे डेथ डोमेन, ठीक है। डेथ डोमेन और एडेप्टर प्रोटीन मिलके FADD बनाते हैं, ठीक है। FADD मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है। FADD बाइंड हो जाएगा इनएक्टिव कैस्पेज 8 से, फिर वो एक्टिवेट होंगे कैस्पेजेस 8 में, ठीक है। जैसे ही वो बाइंड होगा वो एक्टिवेट हो जाएंगे कैस्पेज 8 में, और उसको हम बोलेंगे इनिशिएटर कैस्पेजेस। हमने पढ़ा था कैस्पेज 8 इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं, ठीक है। फिर वो अब कैस्पेज 8 है तो हमने जैसे कि पढ़ा पहले कि इनिशिएटर कैस्पेजेस कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को, जिससे कि वो आगे का प्रोसेस, सेल डेथ का प्रोसेस शुरू कर पाएँ, ठीक है। तो कैस्पेज 3, 6, 7 में वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा, तो एक और बार बता देते हैं, ठीक है। तो डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जैसे ही हमें एपोप्टोसिस या फिर सेल डेथ का प्रोसेस शुरू करवाना है तो डेथ रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। डेथ रिसेप्टर कौन से होते हैं, FAS, हम और भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसी को FAS को लेके चलेंगे। तो FAS ना बाइंड करता है अपने लाइगेंड से, FASL, ठीक है। डेथ रिसेप्टर बाइंड होगा लाइगेंड से, ये हो गया लाइगेंड और डेथ रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। फिर जब जैसे ही एक FAS बाइंड होगा लाइगेंड से, तो क्या होगा, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उससे और सारे मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे डेथ डोमेन। अब ये पूरा का पूरा बन गया डेथ डोमेन, ठीक है। अब क्या होगा कि डेथ डोमेन और एडेप्टर प्रोटीन आके जुड़ जाएंगे, डेथ डोमेन और एडेप्टर प्रोटीन, जो कि बनाएंगे FADD फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। FADD बाइंड हो जाएगा इनएक्टिव कैस्पेजेस से, फिर वो एक्टिवेट करेंगे कैस्पेज 8 को, और फिर वो एग्जीक्यूशन कैस्पेज को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, 3, 6, 7 को। अब आएंगे इंट्रिंसिक पाथवे पे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि है ना, एक्टिवेशन होता है BCL2 प्रोटीन का बाय सेल इंजरी। जब सेल इंजरी होती है तो BCL2 जीन बोलें या फिर प्रोटीन बोलें, तो ये एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं, जिसका नाम है बैक या फिर बैक्स, ठीक है, बैक्स या फिर बैक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती हैं प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन जो होती हैं। फिर क्या होता है, साइटोक्रोम सी, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उससे साइटोक्रोम सी ना APAF से जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। APAF क्या होता है, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, साइटोक्रोम सी और APAF, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि मतलब साइटोक्रोम सी से जाके बाइंड होती है, और फिर वो क्या करेंगे, अपप्टोजोम बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है, ये APAF1 प्रोटीन है, और ये जाके ऐसे बाइंड होगी, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हम बोलेंगे अपप्टोजोम। और फिर क्या होगा कि प्रोकैस्पेज 9 को ये एक्टिव मतलब प्रोकैस्पेज 9 को ये एक्टिवेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे एक्टिवेट
कैस्पेसेस 9 में, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनिशिएटर कैस्पेसेस हो गए, ठीक है, जिससे जो कि इंट्रिंसिक पाथवे से ये एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अपोप्टोसोम प्रोकैस्पेसेस 9 को एक्टिवेट करेंगे। वो प्रोकैस्पेसेस 9 किस में कन्वर्ट होगा, कैस्पेसेस 9 में, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेसेस हो गए। अब इनिशिएटर कैस्पेसेस जैसे कि हमने पढ़ा वो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस को एक्टिवेट करते हैं, तो 3, 6, 7 को वो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस को एक्टिवेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस का एक्टिवेशन, ठीक है। ये हमने स्टेप 3 वाला पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। स्टेप 4 में हमने देखा था, हम वो सबस्ट्रेट जो हो रहे थे वो क्लीव हो रहे थे। तो मतलब जैसे प्रोटीन टूट रहा है और डीएनए टूट रहा है, सबसे पहले डीएनए टूटेगा, फिर बाकी सेल डैमेज होगी, मतलब सेल अपनी मॉर्फोलॉजी खोने लग जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस बाय एंडोन्यूक्लियस, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, मतलब धीरे धीरे उसके जो पार्ट हैं सेल के वो टूटने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो क्या है, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के बाद क्या हो रहा है, सेल श्रिंकेज हो रही है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल श्रिंक होने लग जाती है और क्रोमैटिन कंडेंस होने लग जाएगा, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस्ड होने लग जाएगा और फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होने लग जाएगी। ब्लैबिंग मतलब ये जो हो रहा है, मेम्ब्रेन में ऐसे गड्ढे से आ जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होने लग जाएगी। फिर क्या होगा कि मतलब न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट, न्यूक्लियस जो होगा वो फ्रेगमेंट में टूटने लग जाएगा और फिर और ब्लैबिंग होगी, ठीक है। ब्लैबिंग इसका मेन फीचर है एपोप्टोसिस का, ठीक है। और अपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन, मतलब फिर वो पार्ट में टूट जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी, फिर हम बोलेंगे उसको अपोप्टोटिक बॉडी, ठीक है। ये पूरी सेल ना ऐसे टूट जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर क्या होगा, उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। अब हम इसको पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट में। ये तो हमने देख लिया, इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे चेंज हो रहा है, मतलब हमने देखा नॉर्मल सेल है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, सेल श्रिंक हो रही है, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो रही है, फिर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब टुकड़ों में टूट रहा है, मतलब पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अपोप्टोटिक बॉडी बन रही है। अपोप्टोटिक बॉडी के बाद फैगोसाइटोसिस हो जा रही है, ठीक है। तो जो हमने उसमें चार्ट में पढ़ा, हम इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि उसमें डेथ रिसेप्टर ही एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो दिस पाथवे ऑफ सेल डेथ इज बाय एक्टिवेशन ऑफ डेथ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट होकर इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेथ रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड FAS, जिसको हम CD95 भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लाइगेंड होते हैं FASL, ठीक है। और दूसरा डेथ रिसेप्टर कौन सा होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर TNFR1 होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब FAS और FAL बाइंड होते हैं तो वो एक्टिवेट करते हैं FADD को, FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन इन साइटोप्लाज्म एक्टिवेट कैस्पेसेस, ठीक है। ये एक्टिवेट होता है, फिर क्या होता है, मतलब FADD एक्टिवेट होगा और फिर क्या करेगा, कैस्पेसेस को ये एक्टिवेट करेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम ना कैस्पेसेस को एक्टिवेट करने के लिए ही चल रहा है, जिससे कि सेल डेथ हो जाए, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C कंटेन करता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। जब साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया में है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ना लाइफ लाइन है उसके लिए, लेकिन साइटोक्रोम C जब बाहर आ जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया से, तो वो क्या होगा, अपोप्टोसिस को ट्रिगर करेगा, मतलब अपोप्टोसिस के लिए वो मतलब अपोप्टोसिस कराएगा वो, ठीक है। रिलीज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब वो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में वो चली जाएगी, ठीक है। अब वो साइटोक्रोम C है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, फिर क्या होगा, वो अपोप्टोसिस को ट्रिगर करेगा। अब क्या है, BCL2 जो होती है जीन, वो एक्टिवेट होती है सेल इंजरी से, और क्या होता है, एक्टिवेट होती है बैक्स और बैक प्रोटीन, जो कि है ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, दिस लीड टू द फॉर्मेशन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, leads to the decreased membrane potential, mitochondrial swelling, release of cytochrome C into the cytosol। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, क्या है ना, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। और उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज होने लग जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होने लग जाएगी, और साइटोक्रोम C ना माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम कहेंगे इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन लीड्स टू द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C इंटू साइटोसोल, मतलब दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये है कि साइटोक्रोम C को ना साइटोप्लाज्म में निकल के जाना पड़ेगा, जिससे कि एपोप्टोसिस का प्रोसेस आगे बढ़ सके, ठीक है। एग्जीक्यूशनल फेज में मतलब अब हम स्टेप 3 में देखेंगे, अब वो तो हमने एक्टिवेट करा लिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फेज से। अब एक्टिवेट क्या होगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएंगे कैस्पेसेस 3 कन्वर्ट साइटोप्लाज्मिक DNA इनटू द एक्टिव फॉर्म बाय क्लीविंग। मतलब क्या होगा, डीएनएज जो मतलब डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, डीएनएज। अब कैस्पेसेस 3 उसको एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि डीएनए टूटेगा और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब क्रोमैटिन कंडेंसेशन वगैरह होगा। अब हम देखेंगे फाइनल स्टेप, या फिर हम कहें अपोप्टोटिक बॉडी कैसे बन रही है और फैगोसाइटोसिस कैसे हो रही है। ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनएज भी रिलीज हो रहा है, तो डीएनएज से डीएनए टूटेगा, ठीक है। डीएनएज से डीएनए टूटेगा, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, ब्लैक फॉर्मेशन, अपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन, ये सब हो रहा है ना।
फर्दर स्टेप में, ठीक है। फैगोसाइटोसिस होगी तो क्या होगा कि अपोप्टोटिक बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे अब क्या है, अपोप्टोटिक बॉडी बन गई, कई सारे टुकड़ों में वो सेल ना टूट गई। अब क्या है, ये है ना, ये बॉडी में ऐसे तो नहीं घूम सकती हैं, बाकी इसकी मेम्ब्रेन भी है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनका कंटेंट ना, अगर मतलब इन पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये जब रिलीज होंगी तो ये कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब रिएक्शन नहीं कराएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बॉडी इनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो इनके ऊपर मेम्ब्रेन है, इनका कंटेंट बाहर रिलीज नहीं हो रहा, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होगा। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनर सरफेस पे, मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सॉरी, अपोप्टोटिक बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा। एक क्या होता है कि है ना, नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट होता है। लेकिन अपोप्टोटिक सेल जो होती हैं, अब जैसे ये जो सेल हैं अपोप्टोटिक सेल, ठीक है, इनमें क्या होगा कि ये ये जो मेम्ब्रेन है ना, फ्लिप आउट कर जाएगी। मतलब क्या है कि आउटर की ना इनर में आ जाएगी, इनर की आउटर में आ जाएगी, ठीक है। तो जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ना, वो बाहर की तरफ फ्लिप कर जाएगी और क्या होगा कि आउटर मेम्ब्रेन पे जाके मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे जाके लग जाएगी। तो क्या होगा कि रिसेप्टर फाउंड ऑन फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है, ऑन मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेज ईट अपोप्टोटिक सेल। तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन बाहर की तरफ आ जाएगी, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फ्लिप कर जाएगी बाहर की तरफ। तो क्या होगा कि वो उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो मैक्रोफेज उसको देख लेते हैं, उसको है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मैक्रोफेज उसको खा जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस। ये क्या मतलब, अब यहाँ पे जीन है, बहुत सारी प्रोटीन है, तो ये इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस इज बाय BCL2 फैमिली ऑफ जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 18, ठीक है। क्रोमोसोम 18 पे BCL2 फैमिली मतलब BCL2 जीन प्रेजेंट है, जो कि इसको रेगुलेट कर रही है। BCL2 इज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन बी सेल लिम्फोमा। BCL2 जीन इज लोकेटेड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रो अपोप्टोटिक जीन कौन सी होती हैं, बैक जीन, BCL2 एक्सेस। ये अगर एक्टिवेट मतलब इफ इट एक्टिवेट देन इट ऑलिगोमराइज द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C विल एस्केप्ड आउट। मतलब अगर ये एक्टिवेट हुई तो है ना, क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को ये और साइटोक्रोम मतलब वो ऑलिगोमराइज करेगा और साइटोक्रोम C को बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में फेंक देगा, ठीक है। और क्या होगा, ये फेवर्स अपोप्टोसिस। एंटी अपोप्टोटिक जीन, ठीक है, BCL2 BACL XL हो गई, ठीक है। ये क्या होगा कि है ना, ये साइटोक्रोम C को माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जाने से रोकेगा, जिससे कि अपोप्टोसिस ना हो, ठीक है। तो क्या करेगा, एंटी अपोप्टोटिक जीन जो होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं अपोप्टोसिस को। तो ये था हमारा अपोप्टोसिस पे एक लेक्चर। इसके बाद हम है ना नेक्रोसिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताएं, और है ना आप इसको वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।